मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज से हम तीसरा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। नाम है उसका क्लाइमेटिक कंडीशंस या क्लाइमेट ऑफ इंडिया या इंडियन क्लाइमेट। आप इसको किसी भी तरह से भारत की जलवायु। ये आपके सामने भारत है। भारत में जितनी भी दुनिया में जलवायु मिलती हैं वो ऑलमोस्ट सारी जलवायु आपको भारत में मिलती है। अगर कोई आपसे पूछेगा कि इंडिया की एक वर्ड में बताओ कैसी क्लाइमेट है, तो मैं कहूँगी ट्रॉपिकल। अगर कोई मेरे को पूछेगा थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, सब ट्रॉपिकल। थोड़ा सा और लिखने को कहेगा तो सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। अगर और एक्सप्लेन करने के लिए कहेंगे तो दिस इज ट्रॉपिकल एंड दिस वन इज टेम्परेट। हिंदी में उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। अब इंडिया में इतनी वैरायटी है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, जिसमें सबसे पहला है क्लाइमेट के लिए हमारे हिमालयाज़। जो हिमालय पर्वत है वो आपके एक बैरियर के लिए खड़ा है, बैरियर के रूप में खड़ा है। वो दो काम करता है। एक तो सर्दियों में ऊपर से जो हमारे मध्य एशिया से या साइबेरिया से जो ठंडी पवनें आती हैं उनको रोकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर पूरा नॉर्थ इंडिया अपने काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है उस लैटिट्यूड पर जो बाकी देश खड़े हैं, जो पाकिस्तान है, उनसे 3 से लेके 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कम होता है, यानी कि थोड़ा गर्म रहता है सर्दियों में और स्नोफॉल नहीं होता है। दूसरा ये क्या करता है कि हमारे यहाँ से जो पवनें चलती हैं गर्मियों में, साउथ वेस्ट मानसून्स, जो कि जिनको हम मानसून्स कहते हैं, जो कि मॉइस्चर लेटर होती हैं, नमी को सोखे हुए होती हैं, उनको यहाँ पर इट एक्ट्स एज अ बैरियर अगेन फॉर द मानसून्स एज वेल एज फॉर द कोल्ड विंड्स। मैंने आपको बताया था। तो गर्मियों में ये यहाँ पर बैरियर के रूप में खड़ा है और यहाँ से टकराकर ये जो पवनें हैं वो बारिश करती हैं। अब इसकी एक और जो बहुत खूबी है वो है इसका इतना लंबा कोस्टल एरिया। इसके दोनों तरफ में जो है सागर है, एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो ये पूरा एरिया है वो सारा का सारा हमारा माइल्ड क्लाइमेट रहती है, उसमें एक्सट्रीम नहीं रहती है। माइल्ड का मतलब है जिसमें पूरा साल एक जैसा टेम्परेचर है। इट्स नॉट हार्श इन द विंटर्स नीदर इन द समर्स। तीसरा है इसका कि यहाँ पर हमारा जो लैटिट्यूड है, ये भारत को अगर आप पूछेंगे मेरे से कि मैडम आप एक्सप्लेन करें कि इसका क्या लैटिट्यूड है, तो मैं बताऊंगी 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ। ये मैंने मिनट्स हटाए बिना मोटा मोटा रफ बता दिया, अप्रोक्सीमेट या राउंड ऑफ करके। तो जो 8 डिग्री नॉर्थ है ये ट्रॉपिकल हो गया और ये टेम्परेट हो गया। तो यहाँ पर ये जो लैटिट्यूड है यहाँ और इसके बीच में से जाती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा। तो ये सारा का सारा जो ये वाला नीचे का अक्षांश है वो भारत को एक ट्रॉपिकल स्वरूप देता है। और भारत में नीचे वाले को हम विंटरस जोन कहते हैं। इसमें कभी भी आपकी सर्दियाँ नहीं आती हैं। इसके बाद आपका है कि अगर डाइवर्सिटी में पूछेंगे तो इसमें इन्होंने बताया, जो मैं बहुत डीप में नहीं जाऊँगी, सिर्फ इतना बता दूँगी कि यहाँ पर हमारा 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है गर्मियों में, जो कि हमारा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जबकि जो आपका ऊपर गुलमर्ग में गर्मियों में 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आता है। इतनी वो है डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा आपके डिफरेंसेस हैं। सर्दियों में यहाँ पर -40 डिग्री द्रास में कारगिल सेक्टर में टेम्परेचर हो जाता है, जबकि त्रिवेंद्रम या चेन्नई में ये 20 से 22 डिग्री सर्दियों में रात का टेम्परेचर मैं बता रही हूँ। रात का टेम्परेचर 22 डिग्री रहना यानी बहुत गर्म है। उसके बाद मेघालय जो ये है, ये यहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा मौसम में बारिश होती है, जबकि जो आपका जैसलमेर है वहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। मेघालय की जो बारिश है वो है 1221 सेंटीमीटर पर एनम। जैसलमेर की है सिर्फ 12 सेंटीमीटर पर एनम। कभी कभी शिलोंग के आसपास इन्होंने कहा है कि एक दिन में इतनी बारिश हो जाती है गारो हिल्स पर जितनी कि जैसलमेर में टोटल 10 सालों में होती है। नाउ वी आर लुकिंग एट द डाइवर्सिटी ऑफ आवर क्लाइमेट कि इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा बारिश, इतनी ज़्यादा सूखा है, सब कुछ भारत में मिलता है। उसके बाद जो गंगा का डेल्टा है
उसके आसपास और उड़ीसा के आसपास जो है हमारे को जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा रेन स्टॉर्म्स आते हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पर पूरा का पूरा भयंकर तूफान जिनको कि हम चक्रवात कहते हैं, जबकि थोड़ी सी दूरी यहाँ पर ये सारा का सारा शांत रहता है। इसके बाद जो बॉम्बे और कलकत्ता के लोग हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि उनको एक्सट्रीम क्लाइमेट ही नहीं पता, ना ज़्यादा गर्मी पता है ना ज़्यादा सर्दी पता है, जबकि दिल्ली और आगरा के लोगों में ये बहुत ज़्यादा हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट देखने को पड़ती है। गर्मियों में वी रीच अराउंड 44-45 डिग्री टेम्परेचर रीचेज अराउंड 40 to 45 डिग्री, एंड इन विंटर्स इट कम्स डाउन टू 8 डिग्री 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन जनवरी। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि आपका गोवा, हैदराबाद, जितना भी साउथ है, कोची, ये सारे को मई एंड में ही बारिश मिल जाती है, जबकि हमारा ये ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, लुधियाना, इनको हमारे को जाकर मिड जुलाई में बारिश आती है। अब है कि क्या आज हम एक ही इसमें, अब आपका सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि भारत की क्लाइमेट क्या है और कौन कौन से इसकी मुख्य विशेषताएं हैं इंट्रोडक्शन में। अब हम बात करेंगे कि भारत की जो इस चैप्टर में आपके क्या आएगा। सबसे पहले आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, और नंबर 2 पर आएगा मॉनसून्स, या इसको भी मैं अगर ढंग से लिखूं तो वेरियस थियरीज ऑफ मॉनसून्स। तो आपका आज मैं सिर्फ पहले वाला पोर्शन करा रही हूँ जिसका है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। इसके आपके दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। एक तो बड़ा आ जाता है कि भारत की जलवायु को कौन कौन सी कारक प्रभावित करते हैं, या फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट राइट इन डिटेल, और साथ में एक्सप्लेन द मॉनसून थियरी। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। या एक छोटा आ जाता है कि भारत में, इसमें से छोटे छोटे बहुत निकलेंगे, तो खुद पूछ लेंगे, आपको कह देंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों के बारे में लिखें, तो आप बताएंगे। सबसे पहला जो मैंने आपको बताया है वो लैटिट्यूड है, जिसको कि हम कहते हैं अक्षांश। जैसे मैंने आपको बोला कि इसमें से क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, इसलिए पूरे एरिया में आपको ट्रॉपिकल मिलता है, जबकि जो ऊपर वाला है वो टेम्परेट है। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ये सारा का सारा ट्रॉपिक, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, ये आपको दिख रही है। ये सारा टेम्परेट है, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पर गर्मी और सर्दी दोनों है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अरेबियन से और इसके साथ की वाटर बॉडीज़ हैं, वो इसको पेनिसुलर इंडिया को एक माइल्ड क्लाइमेट का वो देती है। नंबर 2 डिस्टेंस फ्रॉम सी। आपको ये अच्छे से पता है कि आपका जितना ज़्यादा आप समुद्र से दूर रहेंगे, उतनी आपकी जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीम हो जाती हैं। और जो आप जब इसके पास रहते हैं तो इसको मैरी टाइम क्लाइमेट कहते हैं। मैरी टाइम क्लाइमेट वो होती है जो समुद्रों के आसपास के एरिया में होती है। इसमें ना ये गर्मियों में ज़्यादा गर्म होते हैं, ना ये सर्दियों में ज़्यादा गर्म सर्दी होती है इनमें। तो जो ये एरिया है, यहाँ पर लगभग सारा साल एक जैसा टेम्परेचर रहता है, और गर्मियों और सर्दियों के टेम्परेचर में सिर्फ 3 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क आता है। जबकि दिल्ली जो कि टेम्परेट एरिया में पड़ता है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 20 डिग्री का, पूरे नॉर्थ प्लेन में 20 डिग्री का फ़र्क आ जाता है गर्मियों और सर्दियों के एवरेज टेम्परेचर में, जो बहुत ज़्यादा है। तीसरा है नदर्न माउंटेन रेंज, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बहुत तरह से काम करती है, हमें कोल्ड विंड से बचाती है। नंबर 2 पर ये हमारे को बारिश लाने में सहायक है। और ये हमारे को, ये ऊपर वाली जो है प्रॉपर आपकी टेम्परेट जो क्लाइमेट से भारत की सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को, जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का, उन दोनों को बिल्कुल अलग कर देती है। फिर है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी में आपको पता चलता है पर्वत में सबसे पहले हम इसी से शुरू करते हैं। ये जो पर्वतमाला है जिसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं, ये यहाँ पर इसके साथ से ऐसे साउथ ईस्ट, जो साउथ वेस्ट मानसून की पवनें हैं, वो सीधा ऐसे निकल जाती हैं, और यहाँ पर इस वाले पे खासतौर पे बारिश नहीं करती हैं। लेकिन जब ये वापस आती हैं, जब रिट्रीटिंग मानसून या जब ये नॉर्थ ईस्ट पवनें चलती हैं, तो यहाँ से पानी उठाती है और इस वाले कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश करती है। आपके क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोमंडल कोस्ट पे सर्दियों में बारिश क्यों होती है, आप एक ये बताएंगे। नंबर 2 वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पे जब ये पवनें सीधी टकराती हैं तो पूरे वेस्टर्न कोस्ट पर बेहिसाब बारिश करती हैं। लेकिन इसके जो पीछे का एरिया है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का वाला एरिया आता है, ये पूरा का, इवन आंध्र प्रदेश, ये वाला पूरा, ये जो इन्होंने दिखा रखा है, इसलिए येलो दिखा रखा है बिकॉज इट इज़ अ सेमी एरिड और ड्राई जोन। इसको हम रेन शेडो एरिया कहते हैं। वो एरिया जो पहाड़ों के पीछे की तरफ पड़ता है, पवने पहाड़ों पर टकराती है, उसके सामने वाली चोटी पर बारिश करती है, ढलान पर या स्लोप पर, और जो इसका बैक का पोर्शन होता है वो बिल्कुल सूखा रह जाता है। और वहाँ पर यहीं पर वो विदर्भ प्रदेश है सब कुछ, जहाँ पर किसान इतना ज़्यादा सुसाइड करते हैं
बिकॉज ऑफ द स्कार्सिटी ऑफ रेन। और आपने जितने भी कोई भी अगर आप देखते हैं पानी की कमी के ऊपर जब आप पढ़ते हैं कि इंडिया में पानी की कमी, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर ही है। और क्यों? इतना समुद्र के पास होकर भी, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हैं वो पानी से आने वाली मानसून से भरी हुई, जो पानी से भरी उनको रोक लेते हैं मॉइस्चर से। यहाँ पर सारे में बारिश, आपको हरा रंग दिख रहा है क्योंकि मैदान है, और ये सारा का सारा पठार सूखा पड़ा है जिसमें कि फिजियोग्राफी के कारण बारिश नहीं होती है। तीसरा आपका अरावलीज ऐसे हैं और पवने भी ऐसे जा रही हैं, तो क्योंकि इसके पैरेलल पड़ते हैं तो अरावलीज में बारिश नहीं होती। अगर अरावलीज ऐसे होते तो ये राजस्थान न होकर बहुत हरा भरा प्रदेश होता। चौथा हिमालयाज मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ पर पवने पहुँचती हैं, एक ऐसे जाती है बारिश करती है, एक पवने यहाँ से आती हैं ये बारिश करती हैं, इसके साथ साथ चलती हैं बारिश करती जाती हैं। जितना पास है समुद्र के उतनी बारिश, कम 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 और कम बारिश। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर जो ये है ये फनल शेप में है मेघालय के पहाड़, तो उसमें जब पवन मॉइस्चर लेडन पवन होती है तो फनल का मतलब होता है कीप, जिससे आप तेल वगैरह डालते हैं, तो फंस जाती है, वो ऊपर उठने की कोशिश करती है और घूमते हुए मॉइस्चर से इतनी भरी हुई होती है और वहीं पर ही पूरा बारिश कर देती है। इसलिए संसार की सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो आपको यहाँ दिखाई देती है। इसके बाद ये हमारे टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा, कहने को मैंने आपको बताया कि ट्रॉपिकल एरिया, लेकिन आपको यहाँ पर नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है, वहाँ पर ऊटी, पचमढ़ी, ये सारी वो जगहें हैं जो हिल स्टेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ हैं वहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा ठंड होगी। इसके बाद है मानसून विंड्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, पूरे भारत की क्लाइमेट को बदलती हैं। अगर मेरे से कोई पूछे कि मैडम भारत की क्लाइमेट को तो मैं मानसून क्लाइमेट्स भी कह सकती हूँ, मैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कह सकती हूँ। तो मानसून भारत में क्लाइमेट को प्रभावित करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। दोनों में मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर बारिश, यहाँ पर कोरोमंडल में बाद में नॉर्थ ईस्ट से आने वाली बारिश, आप इसको बताएंगे। फिर आता है आपका अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब होता है जब हम कहते हैं आज तो बारिश हो रही है, आज तो आंधी चल रही है, आज हवा चल रही है, वो सब हम लोअर लेवल की बातें कर रहे हैं। ये यहाँ पर ऊंचाई पर 4, 6, 8 किलोमीटर यानी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा भी पवनें चलती हैं, हवा इधर से उधर, जिसको कि अपर एयर सर्कुलेशन कहते हैं। उसमें दो हैं, एक है वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, एक है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स का मतलब ये है कि वेस्ट से चलती हैं, वो आती हैं आपके मेडिटेरियन सी के पास से, अटलांटिक ओशन से और मेडिटेरियन सी से पानी को भर कर वो पवनें वेस्ट से ऐसे आती हैं। वो तो इसको बाद में बताऊंगी। जो वेस्टर्लीज हैं, वेस्टर्न जेट स्ट्रीम है, वो बहुत ऊंचाई पर चलती हैं और वो दो भागों में बढ़ जाती है भारत में पहुंचकर। एक तिब्बत के साथ चलती है यानी हिमालय से ऊपर, और एक हिमालय से दक्षिण में चलती हैं। ये जो वेस्टर्लीज हैं ये आती हैं और यहाँ के पूरे इसको उथल पुथल कर देती हैं। एक चलती है आपकी तिब्बत से, जिसको हम ईस्टर्लीज कहते हैं। ये अपर एयर सर्कुलेशन है, ये आपका तिब्बत प्लेटू से होकर चलता है, हमारे 15 डिग्री नॉर्थ के आसपास चलता है। दिस इज़ आपका 15 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर ये आपका 16 लिखा हुआ है, यहाँ के आसपास यहाँ पर चलता है, गर्मियों में चलता है और ये साउथ वेस्ट मानसून को लाने में काफ़ी सहायक होता है। इसके बाद है आपका जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वो जब वेस्ट स्ट्रीम जो मैं आपको बता रही थी, जब वो आती है तो अपने साथ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को भी लाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का मतलब है जो मैं पहले बता रही थी, मेडिटेरियन सी और अटलांटिक यानी अंध महासागर के से जब पवनें चलती हैं, तो आपको जब भी कोई गर्म पवन किसी भी समुद्र या वाटर बॉडी के ऊपर से निकलेगी तो अपने अंदर मॉइस्चर को भर लेगी। तो वो जब लाती हैं यहाँ आने के बाद, वो सर्दियों में हमारे उत्तरी भारत में जितनी भी बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है, जितनी भी फॉग आती है, धुंध पड़ती है, ओले पड़ते हैं, वो सब इसके कारण होते हैं। तो सर्दियों में हमारा ये पूरा का पूरा जो गेहूँ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये पूरी बेल्ट जब बारिश मिलती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से मिलती है। इसके अलावा वेस्टर्न जेट स्ट्रीम क्या है, ईस्टर्न जेट स्ट्रीम क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मैंने अभी बताए हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का मतलब मैंने बोला था वो चीज़ें, वो चक्रवात जो कि बे ऑफ बंगाल में यहाँ नहीं आते हैं, यहाँ पर आते हैं, गर्मियों में आते हैं, भयंकर तूफान आता है, भयंकर तबाही लाते हैं। और ये सारे के सारे आपको अक्टूबर नवंबर में वेदर कंडीशंस हैं, तो ये कई बार यहाँ पर ईस्टर्न कोस्ट पर फिर से करते हैं, नहीं तो ये आपको जून जुलाई इन सब में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस आती है। फिर एक और दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक का नाम है एल नीनो और एक का नाम है ला नीना।
ये आपकी कोल्ड है, ये आपकी वार्म है, ये आपके पेरू के आसपास दिसंबर में चलती है, इसीलिए इसको चाइल्ड क्राइस्ट भी कहते हैं, यानी ईसा मसीह का बच्चों का स्वरूप। ये आपके 25 दिसंबर के आसपास कई सालों में एक बार, जहाँ पर गर्म पानी की धारा है पेरू में, उसको हटाकर ये ठंडे पानी की धारा आ जाती है। ये चलती है, जब भी ये आती है तो समुद्र का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो हिंद महासागर के साथ में लगता है प्रशांत महासागर, जैसे ही बढ़ता है हिंद महासागर में उथल पुथल हो जाती है, और जितने भी फ्लड्स लाती है ये वहाँ पे, तबाही लाती है वहाँ पर, उसका असर भारत में भी मानसून्स पर पड़ता है। मानसून्स गायब हो जाती हैं। 1987, 2009, 2014 के जितने भी सूखा था, ज़बरदस्त ड्राउट, वो सारे एल नीनो के कारण आए थे। इसके बाद है ला नीना, ये बिल्कुल उल्टी है। ये ट्रेड विंड्स जब बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो आपकी जब ला नीना है वो इंडिया में बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लाती है। उसके कारण हैवी मॉनसून शावर्स होते हैं, कोल्ड वाटर है जो ऊपर की तरफ उठाता है। ये आपकी इंडियन मानसून को अच्छा करती है, 1 से 3 साल में आती है। और ये इसका एक मैं इसलिए पढ़ रही हूँ कि इनके दोनों का डिफरेंस भी बता रखा है। तो आपकी मैं एल नीनो गर्म धारा है जो कि ठंडे प्रदेश में, ठंड में, दिसंबर में वहाँ हालांकि गर्मी रहती है, तो जब वो एल नीनो आती है तो वो 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ा देती है। ला नीना बहुत कम आती है, टेम्परेचर को कम करती है, मानसून को लाती है, वो मानसून को भगाती है। ये अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब होता है लिटिल बॉय, उसको ख़राब माना जाता है। एल नीनो बहुत ज़्यादा अपने साथ में बीमारियाँ और तबाही लाती है। उसके बाद लास्ट में है सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन को हिंदी में कहते हैं दक्षिणी दोलन। उसका क्या है कि बड़ा देखने में आया है कि प्रशांत, अच्छा मैं आपको बता दूं दोलन क्या होता है। इसको ये पेंडुलम की तरह, जो ऑसिलेशन इसको कहते हैं, जब कोई पेंडुलम की तरह चीज़ घूमती है, तो ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर का दिखा रखा है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, यानी उल्टा चलता है इन दोनों का आपस में। तो जैसे ही प्रशांत महासागर में तापमान बढ़ता है एल नीनो से, आपको शायद अपने एटमॉस्फेरिक या जो भी हमारा हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया है, या अपने क्लाइमेट पढ़ लिया है, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया है सॉरी, तो आपको पता होगा कि हाई प्रेशर मीन्स लो टेम्परेचर। तो जैसे ही हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर होता है, यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है इंडियन ओशन में। तो इस कारण से हमारी मानसून इससे प्रभावित होती है। तो ये आपके 8-9 पॉइंट्स हैं। हमारा लैटिट्यूड, मानसून का हमने हिमालय पर्वत, फिजियोग्राफी, आपका साइक्लोन्स, आपकी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, एल नीना, ला नीना, और हमारी समुद्र आसपास जो दोनों पड़ते हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर भारत की जलवायु को कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। और भारत की शुरू के इंट्रोडक्शन जब आप क्लाइमेट की देंगे तो जो मैंने अभी बोला उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू।